सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है अस्मत चुग़ताई के अफ़सानवी मजमूए छोटे में शामिल अफ़साना छोटी आपा। कौन नहीं जानता कि चोरी बुरी होती है, पर बाज़ चोरियाँ ऐसी मज़ेदार होती हैं कि नीयत भटक ही जाती है। पोशीदा खतूत, पुरानी किताबें और कॉपियाँ और हज़ारों छुपी ढकी चीज़ें जिन्हें लोग कपड़ों की तहों के नीचे छुपा कर रखते हैं, ये चीज़ें अगर हाथ लग जाएं तो फिर क्या कहने। मौसम गैर मामूली गर्म और गम आलूद था, और यूं ही छोटी आपा के लेक्चरों से उकता कर मैं पुरानी किताबें टटोलने लगी। छोटी आपा कितनी होशियार थीं। प्रोफेसरों ने किस कदर अच्छी राय उनके बारे में दी थी, मुझे कुछ रश्क होने लगा। पिछले महीने तो प्रिंसिपल ने कुछ मुश्तबा सा जुमला मेरे कार्ड्स पर लिख दिया था, जिसे देखकर छोटी आपा ने लेक्चर पिलाने शुरू कर दिए। वहशी हो गई हो, एहसास मर गया है, उल्टी सीधी किताबों ने दिमाग ख़राब कर दिया है, थाली का बैगन हो, जिधर ढाल देखा उधर लुढ़क गई, और न जाने क्या क्या। जी चाहा लड़ पड़ूं कि तुम कौन होती हो, हमारा जो जी चाहेगा करेंगे, कि मेरी नज़र चंद बोसीदा कागज़ों में उलझ गई। ओहो, चीज़ तो काम की थी, छोटी आपा की डायरी। बीच बीच में से कुछ सफ़े गायब थे, मगर ऐसे नहीं कि अफसाने को बिगाड़ देते। ज़रा सी मेहनत से मेरी प्यारी भिन्नों का सारा पोल खुल गया। पहले ही सफ़े पर लिखा था, नंबर 1, आज न जाने क्यों जी चाहता है किसी से सर जोड़ जोड़ कर बातें करूं। आपा जान अपनी सहेलियों से कैसी खुसर फुसर करती हैं, क्या बातें करती हैं, क्या उनके दिल में भी चमकें सी उठा करती हैं, क्या उनके दिमाग में भी ऐसी मीठी मीठी बातें रेंगा करती हैं। मगर मेरी बातें कौन सुनेगा। शम्मू कुतिया तो ज़रूर हंसेगी और जाकर आपा जान से जड़ देगी, और वो झट अम्मा से कह देंगी, और अम्मा के पेट में तो कोई बात नहीं टिकती। वो लाड में आकर अब्बा को बता देंगी, और फिर मेरा ख्वाब पुरजा पुरजा होकर बिखर जाएगा। ना बाबा, पर आज तो किसी से ज़रूर कहूँगी, सब कुछ कह दूँगी, और किसी से नहीं तो अपने तकिए में ही मुंह छुपाकर सब कुछ कह दूँगी, और बरसों की बोसीदा रूई में ये सुहाने सपने डूब कर बस जाएंगे। पर अम्मा को पुराने तकिए उधेड़ने की बड़ी लत है। फिर तो ये कहानी दाना दाना होकर बिखर जाएगी। बात यह हुई कि आज मैं काले पिल्ले की गर्दन में डोरी बांध रही थी कि जनाब न जाने किधर से आ गए। अरे ये गरीब को क्यों फांसी दी जा रही है। मेरा हाथ ढीला हुआ तो पिल्ला भाग गया। और कोई तुम्हारे गले में रस्सी बांधे तो। उन्होंने लेके मेरी गर्दन हिला दी और मैं वहां से भागी। मुझे छोटी आपा का रोमान पढ़कर सख्त हंसी आई, मगर आगे लिखा था, तो मैं क्या करूं, भैया के लिए दूध ले जा रही थी कि उधर से आ गए। अब बताओ किधर भागोगी। मेरे आगे दोनों हाथ फैलाकर खड़े हो गए। ब्रश से गालों पर साबुन लगा रहे थे, लेके मेरे बहुत सा लगा दिया। अम्मा कहती हैं शौकत बड़ा शर्मीला है। बड़ा शर्मीला क्या आंखें बनाता है कि बस। अम्मा को कोई ऐसी आंखों से देखे तब पता चले। ऐसा जी घबराने लगता है। रात को गैलरी में डरा दिया। लोग तो हमें देख के ऐसे भागते हैं जैसे हम खा ही तो जाएंगे, और जो अभी अभी हम। मैं सरपट भागी वहां से। दिल कैसा धक धक करने लगा। जी चाहा रोऊं मगर रोना ना आया। खाने पर लैंप की आड़ में बैठी कोई मैं किसी से डरती हूँ। चुहिया से तो यूं डर लगता है कि भाई वो फुदकती है, और उन्हें देखकर सारे जिस्म में चूहियां सी फुदकने लगती हैं। आज तो मैंने पानी भी पिला दिया और स्वेटर बुनने का वादा कर लिया। वादा क्या जी, आधा पिछाया रात को बुना। अम्मा कहती हैं इतनी रात तक बिजली जलाती हूँ, 13 रुपये का बिजली का बिल आया है। उनकी लाडली आपा रात रात भर उल्टी सीधी किताबें पढ़े तो बिजली का बिल 13 रुपये का नहीं आता। जहाँ बैठती हूँ आन घुसते हैं, और क्या चुपके चुपके चुटकियाँ नोचते हैं। अम्मा कहती हैं लड़कों पास घुसकर नहीं बैठा करते, मगर ये कमबख्त लड़के माने भी। खाला अम्मा कहती हैं बड़ी बेशर्म हूँ, शादी ब्याह की बात में पटापट बोलती हूँ। फिर ये क्या बात है। कितनी दफ़ा कोशिश की, मगर जीने पर से लौट लौट आई। जो हज़ार दुश्वारियों से ऊपर पहुंची भी तो जल्दी अलमारियां टटोलने लगी, जैसे कोई चीज़ ढूंढ रही हूँ। सच तो है, अपने खोए हुए हवास ढूंढ रही थी। वो भी कुछ न बोले तो भागी वहां से। ज़रा सुनो तो। मगर मैं कहाँ। दो चार बेकार कपड़े उठा लिए, अभी आती हूँ, और नीचे भागी। अब नीचे उतर आई तो अल्लाह वापस कैसे चढ़ूँ। जैसे पुल सिरात ही तो चढ़ना है। जीने के पास चक्कर काट रही हूँ, मगर मजाल नहीं जो सीढ़ी पर कदम रखूं। भंगी सीढ़ियाँ पोंछने के लिए आ गया। लो चलो छुट्टी हुई। फिर हिम्मत की
पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि तोता बोला, मिट्ठू, गिरते गिरते बची, पाजी कहीं का, इसे बिल्ली भी तो नहीं खा जाती। और फिर जो इरादा किया तो लीजिए उधर से अम्मा आ गईं। मैं घबरा कर अच्छे भले कुर्ते का गिरेबान उधेड़ने लगी। ये अच्छे भले कुर्ते का गिरेबान क्यों उधड़ रहा है? वो ऐसे खुर्रेपन से बोली कि जी बैठ गया। तंग है। और मैं ऐसे नोचने लगी जैसे गिरेबान मेरे हलक में पड़ा दम घोंट रहा था। अच्छा खासा है। अब काट पीट कर हंडासा कर लेना कि आधा सीना नजर आए। जहर ही लगते हैं मुझे ये फाटक की वजह के गले। और वो नाक सिकेड़ कर ऐन सीढ़ियों के आगे बैठ गईं। न जाने इन अम्मा से अब्बा ने कैसे निबाह किया। खूब होता जो राहत खाला से निकाह कर लेते। और वो 3 साल के लिए जा रहे हैं, न जाने कब आए। वो चले भी गए। अम्मा ने गले लगाया, आपा ने प्यार किया। ये आपा के खूब मज़े हैं। क्या बहाने से रशीद भाई से गप्पे मारती हैं कि हद नहीं। ज़रा कमरे में जाओ तो कूद कर भागती हैं। न जाने क्या करते हैं दोनों। और कोई नहीं पूछता, बन्नो भी कितने दांत हैं तुम्हारे मुंह में। ज़िंदगी के चंद सादा वरक उलट रही हूँ। मुझे इतना सबक याद नहीं होता। हिस्ट्री, जोग्राफिया और 17 सवाल। आज महमूद के साथ सिनेमा में गए। पिछली दफ़ा का जाना याद आ गया। एक ही मोटर में हम सब भर गए थे। उनका हैट मेरी गोद में रखा था, जिसे वो बार बार तलाश करते थे। सिगरेट की बू पेट्रोल में मिलकर कितनी अजीब हो जाती है। ये महमूद न जाने कौन से सिगरेट पीता है। जले हुए उपलों जैसी बू आती है। महमूद कितना अजीब है। खाना खाते में महमूद के पैर सारी मेज़ के नीचे नाचते हैं। जब देखो सांप की तरह रेंग रहे हैं। और जैसे बेचारे को मालूम ही नहीं क्या भोला बना सर झुकाए खा रहा है। मगर पैर हैं जैसे रस्सियों के फंदे उलझे जाते हैं। दिल्ली का सफ़र भी खूब रहा। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पैर टूट गए। यहाँ लिफ्ट क्यों नहीं लगवा देते? किस कदर अंधेरा है कि अल्लाह तौबा। महमूद के पैर ही नहीं, हाथ भी रेंगते हैं। उन्होंने ईद का तोहफा भेजा, नाक में पहनने की कील। उन्हें दुनिया में और कोई तोहफा न जुड़ा। मेरी तो नाक का सुराख कभी का बंद हो गया। महमूद को बहाना हाथ आ गया। सारा दिन मुझे कागज़ काटने की मशीन, बुरे सीने का सुआ और मशीन का पेचकस दिखा दिखा कर नाक छेदने की राय देता रहा। मैंने तो यूं ही लिखा कि बेकार है, और उसने लिख दिया बेकार है क्योंकि ये लड़की मामूली कील से काबू में नहीं आने की। इसके लिए तो कोई ज़बरदस्त मोटी सी नकेल भेजो। ऐसा तोहफा भी क्या। शौकत का ख़त कितना दिलचस्प होता है। वाह वाह, गोया कोई मुअम्मा हल कर रहे हैं। इस कदर गोल मोल बातें कि जी उलझ जाता है। महमूद कहता है, 1 हफ्ते में तैरना सिखा दूंगा। रात में समंदर का पानी कैसा अजदहे की तरह फुंकारे मारता है कि कलेजा खींचने लगता है। महमूद कमबख्त हर वक्त डुबोने की धमकी देता रहता है। सारा नया नहाने का लिबास फट गया। नीला ऊन लाना है। शौकत ने लिखा है कि ज़िंदगी एक गाड़ी है। मुझे उन मोटी बीवी का ख्याल आता है जो जीने पर चढ़ने के लिए ललचाती हैं। शौकत कहते हैं ज़िंदगी गाड़ी है जिसके लिए 2 पहियों की ज़रूरत है, और वो 2 पहिए मैं और शौकत हैं। मुझे तो ख्याल से ही फुरेरियाँ आती हैं। कैसे चलेगी ये गाड़ी? कोई मैं बैल हूँ? वाह। क्रिकेट मैच देखने गए। मेरा तो दिल घबरा जाता है। ये भी कोई खेल है? मालूम होता है बॉलर हर दफ़ा मेरी ही नाक का निशाना बांध कर गेंद फेंक रहा है। अस्करी की वजह से बैठना पड़ा। कमबख्त के हाथ कितने सख्त हो गए हैं। ऐसे ज़ोर से दबाता है कि मालूम होता है उंगलियां तोड़कर ले जाएगा। आज अस्करी की मोटरसाइकिल पर सैर रही। महमूद साहब जले। जला करो, बला से। अस्करी ने मेरा बाजू जला दिया सिगरेट से, और फिर चले इलाज करने। मैंने कहा माफ़ रखिए। बोले, सच कहता हूँ 2 सेकंड में अच्छा। महमूद से कहना, वो बड़ा माहिर है। मैंने एक थप्पड़ लगाया। इस कदर बकवास करता है, कल खाने पर आएगा। अस्करी के साथ साइकिल पर सैर रही। दूर तक निकल गए। कभी कभी ज़िंदगी भी किस कदर खुशगवार हो जाती है। जी चाहता है खुद को उसके चुलबुले धारे पर छोड़ दूं और दुनिया साकित हो जाए। कान गुंग हो जाएं और आंखें बंद, और कुछ न सुनाई दे। कायनात का पत्ता पत्ता सो जाए और सिर्फ 2 दिलों की धड़कन गूंजती रहे, और सब कुछ डूब जाए। नीला रूमाल न जाने कहाँ गुम हो गया। अस्करी ने गले में बांध लिया था। किस कदर बाल उड़ते हैं। अस्करी आज भी रूमाल भूल आया। महमूद से 2 दफ़ा लड़ाई हुई। वो इम्तिहान में फ़ेल हुए तो क्या मैंने कहा था कि बजाय पढ़ने के मुझे अलजबरा सिखाओ। शौकत की मंगनी रज़िया से होगी। कुछ दिल दुखा। तौबा तौबा, कितनी कमबख्त हूँ मैं। वो बेचारे अब भी नहीं करते थे।
عسکری جب گیند پھینکتا ہے تو اس کی صورت کس قدر بے رحموں جیسی ہو جاتی ہے، دانت بھینچ کر، بھویں سکیڑ کر، ریشمی قمیص ساری پسینے کی وجہ سے جسم سے چپک گئی۔ مگر یہ محمود کی ناک پر کتنا پسینہ آتا ہے، دیکھ کر ہی گھن آتی ہے۔ تارا کس قدر بدماش ہے، عسکری کو دیکھتے ہی مرنے لگی۔ عسکری جیسے ان کے قصے سن تو نہیں چکا ہے، اللہ کون لڑکا ہے جس پر یہ مر نہیں چکی۔ 2 دن سے عسکری نہیں آیا، پتہ نہیں، کہتے ہیں دہلی گیا ہے۔ انسان کتنے دن دنیا میں رہتا ہے اور خود کو زندہ سمجھتا ہے، لیکن ایک جھٹکا لگتا ہے اور معلوم ہوتا ہے دنیا کیا ہے۔ زندگی زندگی ہی سے ملتی ہے، جب پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے تو آگ بھڑک اٹھتی ہے، جو جلا کر خاکستر بنا کر ہی اصل معنوں میں زرخیز بناتی ہے کہ سرسبز جنگل لہکنے لگتے ہیں۔ اور عسکری تو ایک چٹان ہے، آتش فشاں۔ کیوں کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ دنیا میں بس ایک عسکری کی نیل گوں آنکھیں کیوں چھائی ہوئی ہیں؟ 6 مہینے کے دورے پر گیا ہے، مگر 6 مہینے کتنے لمبے ہو گئے ہیں۔ یہ مرد بھی کیسے طوطا چشم ہوتے ہیں۔ طوطے کی آنکھیں تو پھر بھی پل بھر کو ایک ہی محور پر قائم رہ جاتی ہیں، مگر ان کی نیلی، کالی، بھوری اور پیلی آنکھیں تو گھومتا ہوا لٹو ہیں، جن کی کوئی سمت نہیں، ہر سمت قبلہ ہے۔ دونوں خط واپس لوٹ آئے۔ عسکری شاید یورپ کے ٹور پر گیا۔ کس طرح گیند پھینکتا ہے، جیسے چبا ہی تو ڈالے گا۔ یہ پھینکنے کی عادت بھی خوب ہے، لیا، دبوچا، اچھالا اور پھینک دیا۔ لیجئے، پھر دوسری گیند آ گئی ہاتھ میں۔ شوکت کے بیٹا پیدا ہوا، یعنی مجھے کیا، کوئی مجھ سے تھوڑی چھین لیا گیا۔ بچہ کتنا خوبصورت ہے۔ پائے مرا لنگ نیست، ملک خدا تنگ نیست۔ محبت بھی کوئی چیز ہے جو کیڑوں کی خوراک بننے کے لیے قبر میں سڑنے کے لیے چھوڑ دی جائے۔ عشق تو ایک بے چین شعلہ ہے کہ جب اپنا عظیم الشان رقص شروع کرتا ہے تو کائنات کو اپنے آغوش میں دبوچ لیتا ہے۔ ایک بے پناہ دریا جو ابھرتا ہے تو بڑی بڑی چٹانوں کو چھیلتا، پیڑوں کو اکھیڑتا اور ریگستانوں کو ڈبوتا چلا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عمر میں سچی محبت صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے، مگر لوگوں، یہ بھی تو بتاؤ وہ ایک ہے کون؟ انسان لٹو ہے اور اسے ہر سمت قبلہ ہی نظر آتا ہے۔ عشق کی تو گدی میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ایک ذرا سی محبت کی دنیا میں کتنے شوکت، کتنے محمود، عباس، عسکری، یونس اور نہ جانے کون کون تاش کی گڈی کی طرح پھینٹ کر بکھیر دیے گئے ہیں۔ کوئی بتاؤ ان میں سے چور پتا کون سا ہے؟ شوکت کی بھوکی بھوکی کہانیوں سے لبریز آنکھیں، محمود کے سانپوں کی طرح رینگتے ہوئے اعضا، عسکری کے بے رحم ہاتھ، یونس کے نچلے ہونٹ کا سیاہ تل، عباس کی کھوئی ہوئی مسکراہٹیں، اور ہزاروں چوڑے چکلے سینے، کشادہ پیشانیاں، گھنے گھنے بال، سڈول پنڈلیاں، مضبوط بازو، سب ایک ساتھ مل کر کچے سوت کے ڈوروں کی طرح الجھ کر رہ گئے ہیں۔ پریشان ہو کر اس ڈھیر کو دیکھتی ہوں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا سرا پکڑ کر کھینچوں کہ کھنچتا ہی چلا آئے اور میں اس کے سہارے دور افق سے بھی اوپر ایک پتنگ کی طرح تن جاؤں۔ مڑے تڑے پرانے کاغذوں کے ڈھیر ایک حسین و جمیل زندگی بن کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور میں حیرت سے ان کے نقش و نگار ٹٹولنے لگی۔ چھوٹی آپا برآمدے میں بچے کے دودھ کی بوتل صاف کر رہی تھیں اور احمد بھائی انہیں دوستوں سے ملانے کے لیے ڈرائنگ روم میں بلا رہے تھے۔ وہ سادہ ساڑی کی آنچل سے سر ڈھانکے صوفیانہ انداز سے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ میں کہتا ہوں تم اتنی شرمیلی کیوں ہو؟ آج کل کی لڑکیاں تو مردوں کے کان کاٹتی ہیں۔ اور وہ میری طرف طنز سے مسکرا کر دیکھنے لگے، لیکن میں چھوٹی آپا کو دیکھنے میں غرق تھی، جو ایک تیز گھومتے ہوئے لٹو کی طرح ساکت، اب بھی کھوئی کھوئی سی نظروں سے تک رہی تھیں۔ شاید اب بھی ان کے سامنے کچے سوت کے ڈوروں کا انبار لگا تھا اور وہ قدم تول تول کر کوئی مضبوط سرا تلاش کر رہی تھیں۔ بات کو ٹالنے کے لیے میں نے احمد بھائی کے سب سے زیادہ رنگین مزاج دوست کو چائے کی پیالی پکڑا دی۔